हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीएलएड पाठशाला यानी कि डीपी पाठशाला। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड पाठशाला पे आपके डीएलएड बीटीसी के सभी विषयों की पढ़ाई होती है, बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। तो अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड पाठशाला को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की क्लास 20, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में, जो देश चलाने की पावर जोड़ी है, ठीक है। तो बच्चों, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है वो आपके देश चलाने की पावर जोड़ी है। उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, और फिर आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जस्ट फॉर रिवीजन, क्योंकि 1-2 दिन हो चुका है क्लास का, इसलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। आइए, संसद यानी पार्लियामेंट। तो संसद के 2 सदन होते हैं। कितने संसद के आपके कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं बच्चों। एक होता है लोकसभा, तो दूसरा होता है राज्यसभा, जिसमें हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था, राज्यसभा के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो लोकसभा आपका क्या है? जनता का सदन है। सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। कार्यकाल आपका 5 साल का होता है। योग्यता आपके भारत के नागरिक हो, 25 साल के प्लस उम्र हो आपकी, सरकारी लाभ के पद पर ना हो, सरकारी तनख्वाह ना लेता हो, पागल ना हो और दिवालिया ना हो, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं इसमें, ठीक है। स्पीकर होता है और उपाध्यक्ष होता है। मुख्य कार्य क्या होता है इन लोगों का? कि कानून को बनाना, मंत्री परिषद पर नियंत्रण करना, ठीक है, मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, देखना कि वो लोग काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, कानून में संशोधन करना, कर लगाना यानी टैक्स लगाना, कर हटाना, टैक्स को हटाना, ये सारे काम आपका लोकसभा करता है, ठीक है। लोकसभा करता है बच्चों, ठीक है। अब आज हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आपके घर के सारे बड़े फैसले कौन लेता है? मम्मी या फिर पापा, या शायद सब मिल करके? और अगर कोई बड़ा फैसला लेना हो तो क्या एक ही बार में हो जाता है, या उस पर थोड़ी डिस्कशन होती है, ठीक है। तो बस यही चीज जब देश में के लिए होती है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो हमारी संसद, और सबसे टॉप पर होते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट डीएलएड पाठशाला से। आज हम देश को चलाने वाली इस पावर जोड़ी यानी राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में सीखेंगे। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये एक गेम रूल है, ठीक है, जिससे हमारा देश चलता है। तो आप लोग अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम चलने वाले, स्टार्ट करने वाले आज की क्लास एक सुपर डुपर एंटरटेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्लास होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे राज्यसभा यानी संसद का दूसरा घर और अनुभवी लोगों का अड्डा, ठीक है। तो दोस्तों, हमारी जो संसद है उसके 2 घर हैं। आपने जैसे पढ़ा लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे आपका कि संसद के दूसरे घर की यानी राज्यसभा की। उसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो संसद का दूसरा घर राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी ओर से चुनते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति यानी जो प्रेसिडेंट होता है वो भी कुछ लोगों को चूज करता है, कुछ लोगों को उसमें रखता है उस पोस्ट पे, ठीक है। सदस्य बनाता है कुछ लोगों को, तो वो कितने लोग को बना सकता है? 12 लोगों को बना सकता है, ठीक है। ये सदस्य वो होते हैं जिन्होंने साहित्य यानी लिटरेचर, विज्ञान यानी साइंस, कला या आर्ट या समाज सेवा में बहुत अच्छा काम किया हो। तो कुछ लोग होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, या फिर साहित्य में, या फिर विज्ञान में, या कला में, या फिर समाज सेवा में, तो उनको राष्ट्रपति खुद से अपॉइंट करता है कि आप राज्यसभा में एक सदस्य बन जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जोड़ता है, समझे। बाकी 238 सदस्य यानी 238 सदस्यों को चुनाव राज्यों को की विधानसभाओं यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, विधानसभाओं होती है, ये चुने हुए सदस्य करते हैं, ठीक है। तो उनके चुने हुए सदस्य करते हैं, क्योंकि इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, समझे बच्चों। इनको डायरेक्ट जनता आपका नहीं चूज करती है। जो चुनाव राज्य की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य रहते हैं वो इनका चुनाव करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट आपका इलेक्शन हो गया, समझे बच्चे, इतना समझ में आया।
राज्यसभा के सदस्य की उम्र 30 साल या उससे कम, उससे ज्यादा 30 साल प्लस होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। खास बात, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। एक लोग एक ही जहां पे आपका सदस्य हो सकते हैं, या फिर लोकसभा में आपको ये, या फिर राज्यसभा में हो सकते, दोनों जहां आप नहीं हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखो इसमें आपका 250 सदस्य होते हैं, ठीक है, राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा। इनमें से 12 सदस्यों को हमारे राष्ट्रपति अपनी ओर से नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। ये वे लोग होते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में बहुत ही जबरदस्त काम किया हो। ये अपने अपने फील्ड में एकदम सुपरस्टार होते हैं, ठीक है। बाकी जो 238 सदस्यों को चुनावी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। ये सीधे जनता के वोट से नहीं, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के वोट से आता है, ठीक है। तो जनता ने जिसको प्रतिनिधियों को वोट किया है वो जाकर के वोट करते हैं, तो उनसे आता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य की बनने के लिए आप उसकी उम्र 30 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। दो नाव की सवारी नहीं ली जा सकती, समझे। आइए फिर अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो हम बताते हैं, हम आपको वीडियो को लाइक कर दें और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट dp.पाठशाला इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। dp.पाठशाला को फॉलो कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है, ठीक है। हमसे आपको बातें करना है तो आप dp.पाठशाला पे हमें रीच आउट करें। बाकी नोट्स के लिए आप लोग DLED_पाठशाला हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको नोट्स फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब हम लोग आगे। राज्यसभा का कार्यकाल यानी टर्म्स ऑफ राज्यसभा। तो क्या कार्यकाल होता है, कितने साल का कार्यकाल होता है? 5 साल का होता है, 3 साल का होता है, कितने साल का होता है? तो बच्चों राज्यसभा की एक बहुत ही खास बात यह है कि ये एक स्थायी सदन है यानी परमानेंट हाउस है। इसका मतलब है कि ये कभी पूरे तरह से भंग नहीं होती, लोकसभा की तरह इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, समझे। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस है। इसका मतलब है ये कभी भी पूरे तरीके से भंग यानी डिसॉल्व नहीं हो सकती। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 साल का होता है। हर 2 साल में इसकी 1/3 यानी 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। 6 साल का होता है, 6 साल का होता है। और 6 साल कैसे होता है? 2 और 2, ठीक है। तो 2 2 4 6, हर 2 साल में आपके 1/3 लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। 1/3 लोग और नए सदस्य चुनकर आते हैं, ठीक है, समझे। तो ये था आपका क्या, ये था आपका राज्यसभा का कार्यकाल। तो इसके सदस्य को कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 साल में इनकी 1/3 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुनकर आते हैं। सोचिए ये ऐसा ही है जैसे कि एक पुरानी टीम का कुछ हिस्से रिटायर हो जाते हैं और कुछ नए हिस्से आ गए, लेकिन टीम कभी पूरी तरीके से बदलने वाली नहीं है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? पानी पी लेता हूँ, बहुत प्यास लग गई है। आ जाइए बच्चों, पढ़ते हैं हम लोग राज्यसभा का अधिवेशन यानी बैठक जो होती है राज्यसभा की यानी सेशंस ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो देखो बच्चों राज्यसभा की भी तो राज्यसभा की जैसे लोकसभा की 2 होती है, 4 होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपकी राज्यसभा की भी साल में कम से कम 2 बैठक अधिवेशन होना जरूरी है, ठीक है। एक बैठक और दूसरी बैठक के बीच में 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। तो राज्यसभा की भी साल में कम से कम 2 बैठक होनी जरूरी है, कंपलसरी है 2 बैठक। एक बैठक और दूसरी बैठक के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना, समझे। आओ आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के कार्य को पढ़ते हैं कि क्या काम करता है, क्या फंक्शंस होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो देखो बच्चों, तो लोकसभा की तरह राज्यसभा भी कानून बनाने का काम करती है। क्या करती है? लॉ बनाने का काम करती है, कानून बनाने का, ठीक है। जब कोई प्रस्ताव यानी विधेयक यानी बिल दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा मान लिया जाता है, तब उसे राष्ट्रपति के पास साइन यानी हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर पास होना है तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जहां पास होगी, फिर उसके बाद से राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा, हस्ताक्षर करेगा और फिर जाकर के वो बिल पास हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति की साइन के बाद ही वह बिल कानून बन जाता है, ठीक है। तो बिल कब कानून बन जाता है? जब राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर हो जाए, हस्ताक्षर हो जाए, समझे। अब जानने वाली बात देखते हैं,
राज्यसभा और राज्य की विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की काम करने की प्रक्रिया एक जैसी होती है। ठीक है, तो राज्यसभा जो काम करता है और राज्यों के विधान परिषद जो काम करते हैं, ठीक है, उनके काम करने की प्रक्रिया जो होती है वो एक ही जैसी होती है। इसी के लिए ये लोग नियुक्ति करते हैं, इन लोग भी राज्यसभा मेंबर्स को चुनते हैं। ठीक है, तो नोट जरूरी बातें क्या है, संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है देश के लिए कानून बनाना। ठीक है, मेकिंग लॉ ऑफ कंट्रीज फॉर द कंट्रीज, और कानून में बदलाव करना है यानी चेंजिंग द लॉ। ठीक है, देखो बच्चों, राज्यसभा का जो काम है वो लोकसभा की तरह राज्यसभा भी कानून बनाने का काम करती है। जब कोई प्रस्ताव, जिसे हम विधेयक बिल कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में द्वारा मान लिया जाता है, तब उसे राष्ट्रपति के पास साइन के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की साइन के बाद ही वह बिल कानून बन जाता है। जरूरी बात यह है बच्चों कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि देश के लिए कानून बनाना और पुराने कानूनों में बदलाव करना। ये देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, समझ गए बच्चों के नहीं? समझ गए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करो, अच्छा खासा प्यार दो हमें कमेंट्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं संसद का मंत्री परिषद। बता देता हूं कि आप लोग का 3 से 4 क्लासेस बस बची है, उसके बाद से आपका खत्म हो जाएगा ये सिलेबस। ठीक है, आज 20वीं क्लास है तो 24-25 क्लास में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा सामाजिक विज्ञान का। उसके बाद आप बोलेंगे जो वो हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आप लोगों का 4 से 5 सब्जेक्ट आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपका रिजल्ट भी होने वाला है सेकंड सेमेस्टर का, 3 से 4 दिन में, 3 से 4 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का बच्चों। चलो आगे चलते हैं, संसद का मंत्री परिषद पर नियंत्रण। ठीक है, तो संसद का जो है वो मंत्री परिषद, जैसे लोकसभा आपका कंट्रोल करता है मंत्री परिषद को, तो उस तरीके से संसद मंत्री परिषद पे नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, देखो बच्चों, संसद सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि वो देश की मंत्री परिषद काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को भी कंट्रोल में रखती है। ठीक है, यदि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री ठीक से काम नहीं करते हैं तो उन्हें लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, समझे कि नहीं? देखो, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री अगर ठीक से काम नहीं करते हैं तो उन्हें क्या किया, उन्हें लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, हमने पढ़ा था ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया जाता है डिसॉल्व करने के लिए। अगर यह प्रस्ताव आपका पास हो जाता है नो कॉन्फिडेंस वाला, तो सरकार को पद छोड़ना पड़ता है। समझिए बच्चों, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो अगर मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री ठीक से काम नहीं करते हैं तो उन्हें अगर लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया जाता है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, सभी लोग उसमें, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें वोट कर देते हैं, तो सरकार को पद छोड़ना पड़ता है और उनका गेम ओवर। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम लोग राष्ट्रपति के। लोकसभा पढ़ लिया हमने, राज्यसभा पढ़ लिया, ठीक है, सभा के बारे में पढ़ लिया, संसद के बारे में पढ़ लिया, है कि नहीं? अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति का क्या क्या काम है, उत्तरदायित्व किस चीज के लिए, उनके बारे में आइए देखते हैं हम लोग। तो हमारे देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा अधिकारी राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो सबसे पहला अधिकारी और सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो कौन है, वो आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है। और भारत का राष्ट्र अध्यक्ष यानी स्टेट ऑफ हेड होता है। क्या होता है? भारत का राष्ट्र अध्यक्ष यानी स्टेट ऑफ हेड होता है। ठीक है, राष्ट्रपति देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति देश की राजधानी जो दिल्ली है उसमें राष्ट्रपति भवन है, वहां पे रहते हैं। ठीक है बच्चों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक खास ग्रुप जो है इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के सदस्यों, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य वोट डालते हैं। कौन वोट डालता है? संसद के जो सदस्य होते हैं, दोनों संसद के, और राज्यों के जो अलग अलग स्टेट के विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं? वो वोट डालते हैं। और हमारे भारत में कोई भी पुरुष या स्त्री इस सबसे बड़े पद को पा सकता है। ठीक है, समझ में आया कि राष्ट्रपति के लिए क्या होना चाहिए, क्या राष्ट्रपति कौन होता है, कहाँ रहता है? देखो बच्चों, राष्ट्रपति जो है आपका, तो ये है हमारे देश का सबसे पहले और सबसे बड़े अधिकारी यानी राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्र अध्यक्ष यानी हेड ऑफ स्टेट होता है, यानी पूरे देश का मुखिया। राष्ट्रपति हमारी राजधानी दिल्ली में भव्य राष्ट्रपति भवन जो है वहां रहते हैं वो। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक खास ग्रुप जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं द्वारा होता है। इसमें संसद के सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य वोट डालते हैं। ये भी अप्रत्यक्ष चुनाव है यानी इनडायरेक्ट चुनाव है। ठीक है बच्चों,
हमारे भारत में कोई भी पुरुष या स्त्री इस बड़े पद को पा सकता है, बस उसके पास कुछ खास योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने की। हम आपको बनना है अगर राष्ट्रपति, तो उसके लिए क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या जरूरी है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, वह भारत का नागरिक यानी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तब सबसे पहले तो सबसे मेन चीज यही है। ठीक है, उसकी उम्र जो है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, सरकार का वेतन उसको ना मिलता हो। उसके पास लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, यानी जो सारी योग्यता हो लोकसभा की जो है योग्यता जो है वही चीज आपकी राष्ट्रपति की भी है। तो लोकसभा की योग्यता उसके पास हो, पास। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या थे, ये सारी आपकी क्वालिफिकेशन थी कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो और किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई और सरकारी नौकरी या कोई फायदा ना ले रहा हो, उसके पास लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। ठीक है बच्चों, ये था आपका राष्ट्रपति के बारे में। आइए अब हम देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है बच्चों, तो राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन अगर कोई गलती करे तो उन्हें 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले ही संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो हर जहां संसद उनको कंट्रोल किया करता है। कहने को ऑन बुक, क्या ऑन बुक मतलब किताब में अगर इम्प्रैक्टिकल देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास बहुत सबसे ज्यादा पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन प्रैक्टिकल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावर जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्रेसिडेंट के पास नहीं, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, ये लोग उसको कंट्रोल करते हैं। हालांकि ये कहना गलत होगा, लेकिन आज के जमाने में ये एक हार्श ट्रू है, ये एक सच्चाई है। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि 5 साल के लिए चुने जाते हैं। राष्ट्रपति को 5 साल की अवधि पूरी होने पर पहले भी संसद द्वारा महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लगाकर हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति पर संविधान के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, समझे बच्चों, समझ में आया कि नहीं? तो देखो, राष्ट्रपति को 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन अगर कोई गलत काम करे तो उन्हें 5 साल से पहले ही संसद द्वारा हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को महाभियोग यानी इम्पीचमेंट कहते हैं। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति पर संविधान के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाकर उन्हें पद से हटाया जाता है। ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लोग बच्चों पढ़ते हैं हम लोग 8वां चीज के राष्ट्रपति के अधिकार क्या क्या होते हैं, कौन कौन से अधिकार होते हैं राष्ट्रपति के। आइए एक करके उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से पावर होते हैं प्रेसिडेंट के, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के अधिकारों को कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, कई सारे पार्ट्स में बांट दिया गया है कि नहीं। पहला आपका आता है कार्यपालिका संबंधी अधिकार, यानी कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है? देखो, राष्ट्रपति के पास बहुत सारी सुपर पावर होती है। इसके अधिकारों को कई भागों में बांटा जाता है। पहले आता है कार्यपालिका संबंधी अधिकार, यानी आपका एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वह भारत की 3 सेनाओं यानी जल, थल और नभ यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का सर्वोच्च सेनापति यानी सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सलाह पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री उनको सलाह देंगे और भारत के प्रधानमंत्री की सलाह दूसरे मंत्रियों को नियुक्ति की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति। उन्हें पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। ठीक है, तो मंत्रियों को हटाने का पद जो है वो भी आपका राष्ट्रपति को मिला है। ठीक है, समझे बच्चों। तो ये था आपका कार्यपालिका संबंधी अधिकार, यानी राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वो भारत की 3 सेनाओं यानी जल, थल और नभ का सर्वोच्च सेनापति यानी सुप्रीम कमांडर होता है। अब भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सलाह पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। उन्हें पद से हटाने का अधिकार भी आपको राष्ट्रपति को है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कानून निर्माण संबंधी अधिकार, लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर आपने देखा ही कि जो भी कोई बिल पास होता है लोकसभा, राज्यसभा में, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है
हस्ताक्षर के लिए। तो कानून बनाना संसद का काम है, लेकिन राष्ट्रपति संसद की एक जरूरी अंग है। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने मतलब मीटिंग बुलाने और उन्हें रोकना, मीटिंग को रोकना जो होता है, और लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। संसद के हर अधिवेशन की शुरुआत राष्ट्रपति के भाषण से होती है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति का भाषण होता है, फिर आपका सेशन स्टार्ट होता है। जब संसद की बैठक नहीं हो रही है तब राष्ट्रपति खुद अस्थायी यानी टेम्परेरी कानून बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बैठक नहीं हो रही है संसद में तो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को कुछ पास करना है, कुछ कानून लाना है, तो वो टेम्परेरी कानून बना सकता है। ऐसे कानून को अधिवेशन इसी ऐसे कानून को आपको अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस कहते हैं। ठीक है, अध्यादेश कहते हैं। समझ में आया लेजिस्लेटिव पावर आपका। तो कानून बनाना संसद का काम है, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वो संसद की एक जरूरी अंग है। राष्ट्रपति को संसद के अधिवेशन बुलाने और उन्हें रोकना और लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। संसद के हर अधिवेशन की शुरुआत आपका राष्ट्रपति के भाषण से होता है। जब संसद की बैठक नहीं हो रही है होती है तब राष्ट्रपति खुद अस्थायी यानी टेम्परेरी कानून बना सकते हैं। ऐसे कानून को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस कहते हैं। समझे बच्चों? समझ में आया ये सारी चीजें? देखो इतना अच्छे से आपको समझा रहा हूँ कि आपको मतलब डीएलएड तो छोड़िए, आपको ये फ्यूचर में हर एग्जाम में आपकी ये सारी चीजें काम आ सकती। मैं ऐसा नहीं हूँ कि ऊपर से आपको पढ़ाता हूँ, मैं अच्छे खासा उसको डीप में ले जा करके आपको समझाता हूँ, जिससे आप पता चल सके कि क्या चीज क्या हो रहा है। अब हम लोग आते हैं न्याय संबंधी अधिकार। अगर हमारा आप नोट्स बनाएंगे ना तो आप खुद देखेंगे, आप किसी चीज का प्रिपरेशन करेंगे तो आपको कितनी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी उस टॉपिक में, यूपीएससी वगैरह, तो आपको लगेगा कि हाँ सही पढ़ा रहे हैं आप। तो अब हम तीसरा आते हैं न्याय संबंधी अधिकार। ठीक है, हमने पढ़ लिया आपका कार्यपालिका वाला सम पढ़ लिया, कानून निर्माण सम लिया। अब हम न्याय संबंधी यानी जुडिशियल पावर के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति को सजा को कम कर सकते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसको सजा मिली है तो उसको कम किया जा सकता है। उसको मान लो फांसी की सजा मिली, उसको भी रोका जा सकता है, माफ किया कर सकते हैं या कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। ठीक है, वह मृत्यु दंड यानी डेथ ऑफ पेनाल्टी को भी माफ कर सकते हैं और उसे कम करके आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है तो अगर वो राष्ट्रपति के पास जाता है अपना अधिकार मांगने के लिए, अपने आप को थोड़ा जस्टिफाई करता है, तो क्या करते हैं राष्ट्रपति उसको डेथ पेनल्टी यानी मृत्यु दंड को हटा करके उसको आजीवन कारावास के लिए सजा दे देते हैं, या फिर वो कम भी कर सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, फिर आपका चौथा आता है वित्तीय अधिकार यानी फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल पावर क्या है? तो राष्ट्रपति हर संसद के बजट यानी अधिवेशन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति के पहले से इजाजत के बिना लोकसभा में कोई भी पैसे से जुड़ा बिल पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पहले अनुमति रहेगी तभी आप संसद में कोई भी बजट को आप पेश करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, जुडिशियल यानी न्याय संबंधी अधिकार में राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकते हैं या कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। ठीक है, वह मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं या उसे कम करके आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। वित्तीय अधिकार में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति हर साल संसद के बजट अधिवेशन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति की पहले से इजाजत के बिना लोकसभा में कोई भी पैसे से जुड़ा बिल पेश नहीं किया जा सकता, बजट पेश नहीं किया जा सकता। समझे? अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं संकटकालीन अधिकार यानी जो इमरजेंसी लग जाती है ना, तो इमरजेंसी में क्या पावर होती है आपकी? तो संकटकालीन अधिकार यानी इमरजेंसी पावर, जैसे इंदिरा गांधी में हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास बहुत महत्वपूर्ण आपातकालीन अधिकार होते हैं। संविधान के अनुसार संकट 3 तरह के होते हैं। किस तरह के? 3 तरीके के होते हैं संकट। युद्ध हो गया हो, युद्ध, आंतरिक अशांति, ठीक है, या विदेशी आक्रमण से होने वाले राष्ट्रीय संकट इमरजेंसी। ठीक है, दूसरा होता है आपका संवैधानिक संकट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जब राज्यों में संविधान के हिसाब से सरकार ना चल पा रही हो, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। समझे? तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। वित्तीय या आर्थिक संकट, कोई संकट आ गया है, वित्तीय या फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है, तो भी आपका राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकट काल ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक रह सकता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना महीना? 6 महीना आपका रह सकता है ये राष्ट्रपति शासन काल, जब तक किसकी संसद इसे आगे बढ़ाने का फैसला ना करे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? देखो, राष्ट्रपति के पास बहुत महत्वपूर्ण आपातकालीन अधिकार होते हैं।
संविधान के अनुसार संकट 3 तरह के होते हैं। पहला होता है युद्ध, आंतरिक अशांति और विदेशी आक्रमण के होने वाले राष्ट्रीय संकट। दूसरा आपका होता है संवैधानिक संकट यानी कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी। तो जब राज्यों में संविधान के हिसाब से सरकार ना चल रही हो, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। फिर तीसरा आता है वित्तीय या आर्थिक संकट यानी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया हो। राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकट काल ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक हो सकता है, जब तक कि संसद इसे आगे बढ़ाने का फैसला ना करे। समझे बच्चों? समझ में आया? अब हम लास्ट टॉपिक आज का पढ़ते हैं, राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या होती है, रियल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो एक बात देखो बच्चों, अब एक बहुत जरूरी बात है कि राष्ट्रपति के पास इतनी सारी सुपर पावर तो है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। हमने बोला था ना कि हर चीज में उसको कंट्रोल किया जाता है। तो इस एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। वो आप प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्रिमंडल की सलाह यानी परामर्श एडवाइस के अनुसार ही अपने अधिकारों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। यानी असली पावर आपका किसके पास है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है बच्चों, और राष्ट्रपति उनके कैप्टन होते हैं। समझे? तो पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर और आपके मंत्रिमंडल के पास है। ऑन बुक केवल पावर आपकी राष्ट्रपति के पास है, बट इन रियलिटी कुछ और ही है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दें। चलो हम लोग देख लेते हैं कि परीक्षा के लिए मतलब शॉर्ट नोट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। आज हमने पढ़ा आपका राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा यानी स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, 2-2 6 साल की होती है, 2-2-2, और आपका 1/3 हर साल, हर 2-2 साल में आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, सदस्यों की नियुक्ति अधिकतम 250, 12 राष्ट्रपति द्वारा नियमित होते हैं। ठीक है, अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। शेष सदस्य राज्यों के विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, कार्यकाल आपका 6 साल का, 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। योग्यता क्या है? भारत का नागरिक, 30 से ऊपर उम्र। मुख्य कार्य क्या? कानून बनाना, लोकसभा के साथ मिलकर के कानून बनाते हैं। ठीक है, संसद के अधिवेशन यानी साल के कम से कम 2 बार होना चाहिए, आमतौर पर 4, सेम एज लोकसभा। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो देश के लिए कानून बनाना है और उन्हें बदलना है, उसमें चेंजेस करना है, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण भी करना है, कंट्रोल करना है। समझे बच्चों? फिर हमने पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में यानी प्राइम प्रेसिडेंट के बारे में। तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष कहलाता है, शासन का प्रमुख है ये। ठीक है, हर आर्मी का कार्यालय 5 साल का, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट के द्वारा। योग्यता भारत का नागरिक, 35 प्लस उम्र, सरकारी लाभ करना हो, लोकसभा सदस्य बनने की इनकी योग्यता हो। समझे बच्चों? तो जो योग्यता आपकी लोकसभा की है वही आपकी प्रेसिडेंट की है। मुख्य अधिकार क्या क्या होते हैं? कार्यपालिका वाला प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होता है ये। कानून निर्माण, संसद के अधिवेशन बुलाना, रोकना, लोकसभा को भंग करना, अध्यादेश द्वारा जारी करना, ये सारा आपका कानूनी निर्माण है। फिर आता है न्याय यानी सजा कम करना, माफ करना, मृत्यु दंड माफ करना। वित्तीय में बजट अधिवेशन का उद्घाटन करना, धन विधेयक के लिए पूर्ण अनुमति लेना। ठीक है, बजट लाने के लिए, पेश करने के लिए। संकटकालीन में आपका युद्ध हो गया, संवैधानिक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, और वित्तीय संकट हो गया फाइनेंशियल। ठीक है, वास्तविक स्थिति क्या है? प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं। समझे बच्चों? अब हम लोग कल पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बच्चों कल हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों दोस्तों ये थी हमारे देश की पावर जोड़ी, राज्यसभा और राष्ट्रपति की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये एडमिनिस्ट्रेशन क्लास मजेदार लगी होगी और आपने सीखा होगा कि कैसे हमारा देश संविधान के नियमों से चलता है। ये सब जानकर आपको अपने देश पर भी गर्व महसूस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खास तौर पे जो डीएलएड वाले हैं। और हाँ, डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को एंटरटेनिंग मूवी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हाँ याद रखना, ज्ञान की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। समझे? तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।